अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें आपके पास्ट पेपर के एमसीक्यू भी आ जाएंगे और उसके अलावा जो आपकी पीटीबी बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसके एमसीक्यू भी कवर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करते हैं और 2013 से ऑनवर्ड एमसीक्यू को हम देखते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं 2013 से ऑनवर्ड। तो आप यहाँ पर हर एमसीक्यू को गौर से देखते रहिएगा और अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे कहता है कॉन्जुगेट सर्ड आपके पास क्या होगा। तो आपने यहाँ पर सेंट्रल साइन देखा, यहाँ पर प्लस का साइन था, तो अगर आप साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। कॉन्जुगेट में आप सेंट्रल साइन को आप चेंज कर देते हैं। उसके अलावा आपके पास सेकंड एमसीक्यू में कह रहा है द कैपेसिटी सी ऑफ एन एलिवेटर। आपके पास एक एलिवेटर है, उसकी जो कैपेसिटी है वो एट मोस्ट है। जब आपसे कहते हैं ना एट मोस्ट, तो हम कहते हैं जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 1600 है और 1600 से कम वज़न को भी वो इजीली बियर कर सकती है। तो इसकी जो कैपेसिटी आएगी वो लेस देन और इक्वल, दोनों ऑप्शन इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जो सी कैपेसिटी है वो लेस देन इक्वल टू 1600 है। नेक्स्ट आपके पास जो एमसीक्यू है, इसमें आप बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, देन फर्स्ट एलिमेंट को आप फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 2 2x हो जाएगा और y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y 1 ज़ा y। यहाँ पर माइनस का साइन था तो साथ माइनस का साइन आ जाएगा और इस तरीके से आप इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि आप फाइंड करें कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल होती है। तो आपको पता है ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो सेम हो, तो इस तरह की ट्राइंगल को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें अगर लेट्स सपोज ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी साइड 2 सेंटीमीटर होती है और ये भी साइड 2 सेंटीमीटर ही होती है। और दूसरी बात एक बात याद रखिएगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो इंटरनल एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं और ये तीनों एंगल्स जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। इसमें ये भी एंगल 60 का होगा और ये भी एंगल 60 डिग्री का ही होगा। और नेक्स्ट एमसीक्यू में आपसे कहता है द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज़ 180। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अगर आप तीनों एंगल्स को अगर आप प्लस कर देते हैं, ये एंगल, इस एंगल को और इस एंगल को, इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो हमेशा 180 के बराबर ही होता है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि इक्वलिटी ऑफ डैश रेशियो इज़ डिफाइंड एज प्रोपोर्शन। तो बेसिकली अगर आपके पास एक रेशियो है ए रेशियो बी, एक रेशियो है सी रेशियो डी, और अगर आप इन दो रेशियोज़ को इक्वल कर देते हैं तो आपके पास प्रोपोर्शन बन जाता है। और नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू है डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू डैश कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो आप देखें आपके पास ये एक पैरेललोग्राम है और यहाँ पर इसके ये जो ऑपोजिट वर्टेक्स हैं, अगर मैं इनको आपस में ज्वाइन करता हूँ तो इनको आपस में ज्वाइन करने से मेरे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। एक ट्राइंगल आपके पास ये बन गई है और एक ट्राइंगल आपके पास ये नीचे बन गई है। तो बेसिकली ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स और इनके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बेसिकली डायगोनल्स को जैसे हमने डायगोनल्स ने क्या किया है, एक पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट आपसे कहता है द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, आप इसके राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप इसके राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं इसके ये मिड पॉइंट से, और सिमिलरली यहाँ पर इसके मिड पॉइंट से, और देन सिमिलरली आप यहाँ पर इसके मिड पॉइंट से। बेसिकली मैंने इसके यहाँ 3 राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं और ये तीनों राइट बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो राइट बाइसेक्टर्स हैं ये कॉन्करेंट है। अगर तीनों जो हमारे पास लाइंस हैं एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो हम इन लाइंस को कहते हैं कॉन्करेंट ट्राइएंगल्स, कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। हम इन लाइंस को क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। और ये जो आपके पास राइट बाइसेक्टर के केस में जो हमारे पास पॉइंट होगा, इसे हम नाम देंगे सर्कम सेंटर का नाम देंगे।
ओके, और अब हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर जो MCQ है वो है द सिंबल व्हाट विल बी एडिड टू कंप्लीट द स्क्वायर। आपके पास यहाँ MCQ है 9a स्क्वायर माइनस 12ab, और यहाँ पर एक अननोन वैल्यू है जो कि आपने यहाँ पर ऐड करनी है। तो आप यहाँ सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करें, क्या बोला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की कोशिश करें और टर्म्स को इस तरह ब्रेक करने की कोशिश करें, आपका कंसेप्ट खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। ये फर्स्ट टर्म को आप स्क्वायर की फॉर्म में लिखें ज़रा, a स्क्वायर की फॉर्म में। जी जो 9 होता है ये 3 का स्क्वायर होता है, a स्क्वायर एज इट इज़, तो ये बनेगा 3a का होल स्क्वायर माइनस 2 की जगह 2 लिख दिया। अब a आपके पास क्या होता है, जो यहाँ पर पहली ब्रैकेट के अंदर होता है इसे आप a कहते हैं, तो यहाँ पर a आपके पास 3a होगा। और देन आपने यहाँ पर b की वैल्यू को पुट करना है। b आपके पास यहाँ पर क्या पॉसिबल चॉइस है कि अगर यहाँ पर आप ऐसी क्या वैल्यू रखें कि जिसको मल्टीप्लाई करके आपके पास ये जो पूरी टर्म है ये 12 आपके पास 12ab ही बन जाए। तो यहाँ पर आप एक सिंपल काम करते हैं, 2 3 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12 बन जाता है, और साथ आप लिखेंगे b। तो जो आपके पास b होगा वो 2b के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपने 2b का स्क्वायर ऐड करना है, तो आपके पास ये फार्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और ये बनेगा 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है 2b का होल स्क्वायर। अगर आप 2b के होल स्क्वायर को देखते हैं तो ये आपके पास बनता है 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो जो आपके पास राइट ऑप्शन होगी वो 4b स्क्वायर होगी, 4b स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला आपने अप्लाई करना है। जैसे आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये आपका सिंपल सोल्यूशन आ जाता है। ओके क्लास, नेक्स्ट आपके पास है द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल कट ईच अदर इन द रेशो 2:1। तो आपने ये MCQ लाजमी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। MCQ नंबर 12 में आपसे कहता है कि आपके पास ये जो दो ऑर्डर पेयर्स हैं, ये दो ऑर्डर पेयर्स आपस में इक्वल हैं। ये दो ऑर्डर पेयर्स क्या है, इक्वल। अगर दो ऑर्डर पेयर्स आपस में इक्वल हैं x, 0 और यहाँ लिखा हुआ है 0, y, तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा और y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड y इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 0 0 आपके पास इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 0, 0 होगा, जिसे आप ओरिजिन भी कहते हैं। यहाँ आपसे लिखा हुआ है log m रेज़ टू पावर n कैन बी रिटन एज n log m। ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है और इसका प्रूफ शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो जो पावर होती है पावर स्टार्ट में आ जाती है और हम log m लिख देते हैं। आपने निकालना है LCM इसका a की रेज़ टू पावर 4 माइनस b रेज़ टू पावर 4 का। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, तो इसको आप ऐसे रहने दें। और अब आप a की रेज़ टू पावर 4 माइनस b रेज़ टू पावर 4 को ब्रेक करते हैं, तो आप यहाँ देखें कि a रेज़ टू पावर 4 माइनस b रेज़ टू पावर 4 है। इसे आप लिखेंगे a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा आपके पास a प्लस b और a माइनस b। तो इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है वो आप देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर्स आपके पास क्या बनेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एलसीएम बेसिकली होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, और यहाँ पर आपके पास जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। तो आप कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे नॉन कॉमन फैक्टर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आंसर बन रहा है वो आपके पास आंसर क्या बन रहा है, a रेज़ टू पावर 4 माइनस b रेज़ टू पावर 4। तो जो आपके पास राइट ऑप्शन होगा, एलसीएम के केस में हमेशा आपके पास जो बड़ी वैल्यू होती है वो वैल्यू आती है, छोटी वैल्यू नहीं आपके पास आएगी। तो अगर आपको कंसेप्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा तो आपने सिंपल सी बात याद रखनी है कि एलसीएम में कॉमन फैक्टर्स को हम नॉन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, एचसीएफ में सिर्फ हम कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन एलसीएम में कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं नॉन कॉमन फैक्टर से। तो एलसीएम के केस में आंसर बड़ा आता है, तो इसमें जो बड़ी वैल्यू है वो आपका राइट ऑप्शन होगा। तो राइट ऑप्शन आपका ये डी है।
नेक्स्ट आपसे कहता है इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर अगर आप गौर से कंसेप्ट समझते हैं तो बहुत आसान कंसेप्ट है। यहाँ पर आपके पास जो बाहर लिखा हुआ है इंडेक्स, आपके पास जो इसका ऑर्डर है वो 7 है। तो आपने जस्ट x लिखना है, यहाँ पर x था तो आपने जस्ट x लिखा। यहाँ पर अगर आपके पास 7 है तो आपने यहाँ पर इसको लिख देना है 1/7। तो इस तरीके से आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर देंगे। अब आपके पास नेक्स्ट MCQ है 2013 का ग्रुप 2 है आपके पास। अब देखें आपके पास ये MCQ रिपीट हुआ है, अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आपने ये MCQ करना है, आपके पास एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। आपके पास ये पॉइंट्स, आपने इनका मिड पॉइंट निकालना है, -2 + 2। फर्स्ट पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट में ऐड कर दें, डिवाइडेड बाय 2 कर दें। देन आप सेकंड पॉइंट को सेकंड पॉइंट में ऐड कर दें, 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस प्लस माइनस, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 0/2 और यहाँ पर भी 0/2 और देन ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा 0,0। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो 0,0 होगा और 0,0 बेसिकली आपके पास ओरिजिन होता है। तो इस तरीके से आपने ये MCQ कवर कर लिया है। नेक्स्ट आपके पास MCQ है, इन राइट एंगल ट्राइंगल इफ़ वन एंगल इज़ 30 डिग्री देन अदर एंगल विल बी। अब देखें राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप देखते हैं तो आपके पास 3 एंगल्स होते हैं। अगर एक एंगल 90 का है, दूसरा एंगल अगर आपके पास 30 का है, तो हमें सिंपल सी बात पता है कि तीनों एंगल्स का जो सम होता है, पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। हमें ये नहीं पता, हम इसको x का नाम दे देते हैं। तो 30 + 90 + x किसके बराबर होना चाहिए 180 के, क्योंकि इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। इनको प्लस करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो 180 + 120 वहाँ जाकर -120, तो जो आपके पास रिमेनिंग पोर्शन बचेगा, जो रिमेनिंग पॉसिबिलिटी बच रही है वो 60 बच रहा है। तो आप x की जगह 60 पुट करते हैं तो रिमेनिंग आपके पास जो एंगल होता है वो 60 डिग्री ही बनता है। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट MCQ है, LCM आपने फाइंड करना है। तो अब हम LCM की तरफ चलते हैं। आप देखें यहाँ पर आपसे कहता है कि आप LCM फाइंड करें। तो ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं LCM के क्वेश्चन को। तो इसमें आप देखें आपके पास 15x² है, 45xy है और 30xyz है। अगर आप नंबर्स का LCM लेते हैं 15 का, 45 का और 30 का, अगर आप 15 का, 45 का और 30 का LCM लेते हैं तो आपको साफ नज़र आता है कि आपके पास जो पॉसिबिलिटी, जो आपके पास आंसर बनेगा वो 90 बनेगा। आप किस तरह करते हैं, 2 × 15 वैसे ही आ जाएगा और 2 15 और देन 3 5 15, 3 15 45, 3 5 15, देन 3 5 15 और 5 एज इट इज़, और देन फिर आप 5 1 5 कर देते हैं। ठीक है, 5 3 15, 15 3 45 और देन 45 2 90। तो नंबर आपको पता लग गया कि 90 वाला जो ऑप्शन है वो आपके पास ठीक होगा। देन आप देखते हैं कि अब 90 वाले जो ऑप्शन है वो आपके पास A और B दो ऑप्शन है। अब नेक्स्ट फिर आप देखते हैं कि LCM में हमने सीखा था कि जो आपके पास LCM में जो बड़ी पावर होती है बड़ा आंसर आता है इसमें, क्योंकि कॉमन फैक्टर्स को और आप नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ पर आपके पास x² आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ x आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ x आ रहा है। तो x की मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो यहाँ पर आंसर में भी x² ही आएगा। y यहाँ पर भी सिंगल है, y यहाँ पर भी सिंगल है, तो y सिंगल ही आएगा आपके पास, y सिंगल आपके पास रेज़ टू पावर 1 आएगा, z भी सिंगल ही आएगा। तो LCM में आप मैक्सिमम पावर को आप लेते हैं। ये MCQ दोबारा रिपीट हो गया है और अब इस MCQ करते हैं, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, a - b a + b, 3 3 देखें सेम है और √2 सेम है। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a + b a - b जो कि बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और देन आपके पास जो सिंपल आंसर होगा वो 7 होगा।
ओके, अब नेक्स्ट आपसे कहता है द राइट बाइसेक्टर्स, तो ये कॉन्करेंट होते हैं। इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज, ये भी रिपीट हो रहा है। अब आप नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं, एमसीक्यू नंबर 9। इसके लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स बनेगा। माइनस का साइन शुरू सेंटर में लगाते हैं, 6 3 18 बन जाएगा। 2 को x से मल्टीप्लाई किया और 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये इसका आंसर आपके पास 0 गिवन है, तो आपने इक्वल टू 0 लिख दिया। ये आपके पास -18 वहाँ जाकर +18 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई है वहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो आपके पास 18/2 आ जाएगा, जो कि आपके पास 9 होता है। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा 9। ओके, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं। द सिंबल एमसीक्यू नंबर 10 है। कहता है आप इस इक्वेशन में x = 2 पुट करें। तो जब आप इसमें x की जगह 2 पुट करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5 बनता है, तो राइट ऑप्शन आपका 5 होगा। द सिंबल डैश इज़ यूज्ड फॉर लाइन AB। जो लाइन होती है ना, उसकी बाउंड्री नहीं होती है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, तो हम एरो से बस शो कर देते हैं कि जो पॉइंट्स है इस डायरेक्शन में चलते जाएंगे, बस हम डायरेक्शन को शो कर देते हैं, कोई इसका एंड पॉइंट नहीं होता। तो लाइन को शो करने के लिए हम AB के ऊपर एक लाइन ही बना देते हैं, ठीक है। डायगोनल्स, ये भी आपका रिपीट हो गया है, मीडियन वाला भी रिपीट हो गया है। और देन आपसे कहता है कि आप बेसिकली फैक्टर्स फाइंड करें। किसके बोला? आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं 3x² - x - 2 के। तो आप इसकी जब प्राइम फैक्टराइजेशन, बेसिकली आप यहाँ पर -1 को देख रहे हैं, तो 3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 6 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको करें इस तरह, 3x² - x - 2 और 3 वेट अ मिनट, ओके, 3x² - 3x + 2x - 2 और 3x आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो x - 1 + 1 आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा x - 1। और देन आप देख रहे हैं कि x - 1 दोनों के पास है, तो आप x - 1 को कॉमन लेते हैं, तो रिमेनिंग पोर्शन आपके पास बनेगा 3x + 2। तो राइट ऑप्शन आपके पास D है। नेक्स्ट आपके पास MCQ है। आप अगर फॉर्मूला याद रखते हैं log P - log Q का, तो ये होता है log P/Q के। ये आपके पास एक फॉर्मूला है चैप्टर 3 का। अब हम नेक्स्ट 2014 पे चलते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहता है √A + √B × √A - √B। तो आप यहाँ पर A आपके पास √A के बराबर है और जो B है वो √B के बराबर है। तो A + B, A - B किसके बराबर होता है? A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा तो जस्ट A आ जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा जस्ट आपके पास B आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन इज A - B। आपसे कहता है व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी 3 - 4x ≤ 11। तो इसका जो सोल्यूशन है वो हम चेक करते हैं। सोल्यूशन जो इसमें कह रहा है वो x > -2 कह रहा है। अब हम इसको चेक करते हैं, इसका सोल्यूशन बनता क्या है। हम इसको इस तरह करते हैं, हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको सोल्व करने जा रहे हैं। 3 - 4x था, 3 ये -4x है, वहाँ जाकर ये क्या हो जाएगा +4x। तो 3 ≤ 11 + 4x और 11 यहाँ पर प्लस है तो 11 वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। तो 3 - 11 ≤ 4x और ये आपके पास आंसर आ जाएगा -11 में से 3 निकालो तो आपके पास 8 आएगा, -8 और ≤ 4x। 4 मल्टीप्लाई है यहाँ पर, तो 4 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आएगा -8 / 4 ≤ x। तो ये आपके पास ऑप्शन आएगा -2, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -2 ≤ x, -2 ≤ x आएगा। तो अगर -2 छोटा है तो x बड़ा होगा ना, -2 का मतलब छोटा है, -2 छोटा है x से, तो x क्या होगा? वो बड़ा होगा किससे? -2 से। तो यहाँ पर आपके पास
जो राइट ऑप्शन वो नहीं है। राइट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। आप इस तरीके से इन एमसीक्यू को सोल्व करना भी साथ साथ सीख लें। जो आपके पास यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी बनी थी x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 था, तो अब देखें ना यहाँ पर आपके पास जो ग्रेटर देन का साइन भी आ रहा है और इक्वल का साइन भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये x इक्वल टू -2 को भी कंटेन करेगा, तो राइट ऑप्शन आपके पास -2 बन जाएगी। आप इसको इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि आप अगर इसमें 3 - 4 x की जगह -2 पुट करते हैं लेस देन इक्वल टू 11, 3 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 4 2 8 लेस देन इक्वल टू 11, 8 और 3 11, 11 लेस देन इक्वल टू 11 होता है कि नहीं। अब इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू 11 लेस देन 11, एक ये पॉसिबिलिटी है, और इसको कहते हैं और 11 इक्वल टू 11। जब हम और यूज़ करते हैं तो और में आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, या तो ये पॉसिबिलिटी है या तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर दोनों में से एक भी दोनों में से कोई एक भी पॉसिबिलिटी ट्रू है तो हम इसको कह देंगे दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो यहाँ पर ये वाली पॉसिबिलिटी ट्रू थी, तो हमने इसको राइट ऑप्शन कह दिया है। x आप यहाँ पर पुट करेंगे -2, तो इसका राइट ऑप्शन -2 ही होगा। आपने यहाँ पर अब बताना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एमसीक्यू नंबर 3 में। तो आप इसमें देखें जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस आपके पास एक है, और जो वर्टिकल लाइंस हैं वो आपके पास दो वर्टिकल लाइंस हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और दो आपके पास वर्टिकल लाइंस हैं। तो पहले आप नंबर ऑफ़ हॉरिजॉन्टल लाइंस लिखते हैं, फिर आप नंबर ऑफ़ वर्टिकल लाइंस लिखते हैं, तो आंसर आपके पास 1/2 आएगा। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0 0 एंड 1 1 इज़, आपने इसका डिस्टेंस बताना है। तो सिंपल आप फार्मूला अप्लाई करेंगे 1 - 0 होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू है, इन अ ट्राइंगल देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है तो इसमें सिर्फ आपके पास एक एंगल ही 90 का हो सकता है, एक से ज़्यादा 90 का नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप तीनों एंगल्स को प्लस करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज़ इक्वल टू 180, अगर एक 90 का होगा तो अगर दूसरा भी 90 का बनाते हैं तो तीसरे एंगल को फिर ऑब्वियसली 0 होना पड़ेगा। तो दो 90 के एंगल और अगर एक 0 का एंगल होगा तो इन तीन एंगल से कोई भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकती। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने 90 डिग्री का एंगल रखना है तो सिर्फ एक ही 90 डिग्री का एंगल आ सकता है। रेशो हैज़ नो यूनिट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो जो आपके पास ऑपोजिट साइड्स होती हैं उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। इस साइड की और इस साइड की जो ऑपोजिट साइड्स हैं इनकी डायरेक्शन सेम है। सिमिलरली इस साइड की और इस साइड की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी, पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है तो ये भी साइड आपके पास 5 सेंटीमीटर होगी, और अगर आपके पास ये साइड 3 सेंटीमीटर है तो ये भी साइड 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब अगर आपके पास जो डायरेक्शन है वो भी सेम है और आपके पास जो मेजरमेंट है साइड्स की, जो मेजरमेंट है ऑपोजिट साइड्स की वो भी सेम है, तो इसका साफ सा मतलब है कि ये जो दोनों हमारे पास ऑपोजिट साइड्स होंगी, ये पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स का जो होगा हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है और मेजरमेंट साइड्स की जो मेजरमेंट है लेंथ है वो भी सेम है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव सेम एरिया। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को आप इस तरह समझ लें कि बिल्कुल सेम फिगर्स हैं। अगर बिल्कुल सेम फिगर्स हैं, साइड्स भी बिल्कुल सेम है, एंगल्स भी बिल्कुल सेम है, हूबहू एग्जैक्टली सेम चीज़ आपके सामने अगर है, तो दो चीज़ें अगर बिल्कुल सेम है, ज्योमेट्री बिल्कुल सेम है हर लिहाज से, तो आप कहेंगे उनका एरिया भी ऑब्वियसली सेम होगा। नेक्स्ट आपने इसको फैक्टराइज करना है, तो x² - 5x + 6 है, तो आप इसको ब्रेक कर दें x² - 3x - 2x + 6 में। यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो x - 3, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x - 3
देन आप यहाँ से x माइनस 3 को कॉमन लेते हैं तो रिमेनिंग पोर्शन बचता है x माइनस 2। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो MCQ है इसमें कहता है बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट। ठीक है, आपने पढ़ा था एंगल बाइसेक्टर या लाइन बाइसेक्टर पढ़ा था। तो बेसिकली ये लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता था या इसको मिड पॉइंट पे कट करता था, और मिड पॉइंट का जो एंड पॉइंट से डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। और आपने एंगल के केस में पढ़ा था कि जो आपके पास एंगल बाइसेक्टर होता है ये एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में, एक पार्ट और ये दो इक्वल पार्ट्स में ये इसको डिवाइड करता था। तो बाइसेक्शन का मतलब दो पार्ट्स में ही। द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब है कि एक दूसरे को कट करते हैं। अगर हम एक ट्राइंगल के दो डायगोनल्स बनाते हैं, एक ये डायगोनल है और एक ये रेड वाला डायगोनल है, ये दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये डायगोनल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। और नेक्स्ट आपके पास MCQ नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है अगर ये आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक x माइनस 1 है और एक आपके पास y प्लस 1 है, ये है इक्वल टू 0,0 के। ओके जी, तो अगर ये इक्वल है तो फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट के बराबर होगा, सेकंड पॉइंट सेकंड के बराबर होगा। तो x माइनस 1 इक्वल आएगा 0 के, ये -1 वहाँ जाकर +1 होगा तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। सिमिलरली y प्लस 1 इक्वल होगा 0 के, +1 वहाँ जाकर -1 होगा तो y का आंसर आ जाएगा -1। तो राइट ऑप्शन आपके पास होगा 1,-1। अब नेक्स्ट आपके पास ये फॉर्मूला है कि log p माइनस log q किसके बराबर होगा, जो के बराबर होगा log p ओवर q के। ये आपके पास सिंपल फार्मूला है और इसका प्रूफ भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। और नेक्स्ट आपके पास है कि आपने HCF फाइंड करना है, और सिंपल सी बात है, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि HCF में आपके पास जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं सिर्फ वही चीज़ आती है। तो अगर आप इनमें से कॉमन निकालते हैं तो आपको यहाँ से साफ क्लियर नज़र आएगा। p क्यूब q है, p क्यूब का मतलब है कि p यहाँ पर 3 दफ़ा है, p क्यूब का मतलब यहाँ पर p 3 दफ़ा है। और मैं फर्स्ट वाली इनको मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ तो आप देखेंगे p q दोनों के पास है, तो यहाँ से p q कॉमन आएगा, तो रिमेनिंग पोर्शन आपके पास p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर होगा। और देन आपके पास ये क्या बनता है, p q इंटू p प्लस q एंड p माइनस q। और अगर आप इस सेकंड वाले को अगर आप करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो ये आपके पास बनता है p रेज़ टू पावर 5 q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर q रेज़ टू पावर 5। तो अगर आप यहाँ से p स्क्वायर और q स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो रिमेनिंग पोर्शन आपके पास p क्यूब माइनस q क्यूब बनता है, p स्क्वायर q स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, और a क्यूब माइनस b क्यूब जो आपके पास होता है वो बराबर होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b होल स्क्वायर। और अगर आप इन दोनों में कॉमन पोर्शन देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ से साफ नज़र आएगा कि p माइनस क्यू और p माइनस क्यू दोनों के पास मौजूद है, तो आप यहाँ से p माइनस क्यू लिखते हैं आंसर में। और उसके अलावा आप देखेंगे p क्यू इसके पास भी है और p क्यू का यहाँ पर स्क्वायर है, तो p क्यू सिंगल फॉर्म में दोनों के पास मौजूद है। तो राइट ऑप्शन आपके पास p क्यू इंटू p माइनस क्यू होगा। MCQ नंबर 15 में आपसे कहता है कि आप बताएं कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा, तो इसका इमेजिनरी पार्ट आपने बताना है। तो आप सिंपल काम करें, आप माइनस आयोटा को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा -3 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, देन -3 आयोटा स्क्वायर बराबर होगा -1 के, -2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 -2 आयोटा। और जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या होता है, जो आयोटा वाली टर्म में आपके पास जो नंबर होता है, कोफिशिएंट होता है, वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पर आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा -2 के। और अब हम बात कर रहे हैं 2014 का सेकंड ग्रुप। ये फर्स्ट MCQ आपका रिपीट हो गया है, और इस MCQ को अगर आप गौर से देखते हैं तो मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। आप अगर ऑर्डर पेयर्स की बात करते हैं तो ऑर्डर पेयर में अगर आपके पास
पहली दोनों वैल्यूज़ अगर प्लस हैं, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ के साइन अगर पॉजिटिव में है, पहली वैल्यू भी पॉजिटिव है, दूसरी वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेंट आपके पास फर्स्ट होगा। और अगर आपके पास जो फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेंट आपके पास 2 होगा। सिमिलरली अगर ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो क्वाड्रेंट आपके पास थर्ड होगा। और देन अगर आपके पास ये एक्स कोऑर्डिनेट प्लस है, वाई कोऑर्डिनेट माइनस है, तो क्वाड्रेंट आपके पास फोर्थ होगा। तो नेक्स्ट फिर हम चलते हैं, ट्राइंगल हैज़ एंगल्स 3। एक ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? एक ट्राइंगल में आपके पास 3 एंगल होते हैं। MCQ नंबर 4 में आपसे कहता है अगर आपके पास एक वन एंगल ऑन द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 30, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ इट्स वर्टिकल एंगल। आप सिंपल सा कंसेप्ट देखें, आपके पास जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है, बेसिकली इसमें जो दो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, सेम मेजरमेंट की होती हैं, ठीक है। हम लेट्स सपोज ये कि हम कहते हैं कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल थी, इसमें दो साइड्स जो हैं वो सेम मेजरमेंट की है, एक ये साइड सेम मेजरमेंट की है और एक ये साइड सेम मेजरमेंट की है। तो आप यहाँ देखेंगे जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है, ये एंगल जो होंगे बिल्कुल सेम मेजरमेंट के होंगे। अगर दो साइड सेम है तो दो एंगल्स भी सेम होंगे। और अगर आपके पास एक एंगल 30 का है तो दूसरा एंगल भी यहाँ पर कितने का होगा? 30 का ही होगा। अब आपने थर्ड वन एंगल को फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पर सिंपल इसको x का नाम दे दें और तीनों एंगल्स को प्लस करें, जो कि बराबर होगा 180 के। x प्लस 30 दैट इज़ इक्वल टू 180। और देन आप देखें 30 प्लस 30 आपके पास क्या हो जाएगा? 60 इक्वल टू 180 प्लस 60 है, वहाँ जाकर माइनस 60 हो जाएगा और ये आपके पास 180 माइनस 60 होगा, जो कि किसके बराबर आता है? 120 के। तो राइट ऑप्शन इज आपके पास 120 ही होगा। ओके, अब आपके पास कहता है द बाइसेक्टर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। आपके पास राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, ठीक है, राइट बाइसेक्टर्स या एंगल बाइसेक्टर्स हों आपके पास, या मीडियंस हों, या आपके पास एल्टीट्यूड्स हों, ये चारों कॉन्करेंट होते हैं। ये आप सिंपल से MCQ याद रख लें, चैप्टर 17 की ये डेफिनेशंस भी हैं। और यहाँ देखें आप, ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं ये वाले, इन एलिमेंट्स को कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। अगर डायगोनल एलिमेंट्स आपके सेम होते हैं तो इस ट्राइंगल को आप नाम देते हैं स्केलर ट्राइंगल का, ठीक है, अनटिल अनलेस ये 1 और 0 ना हो। अगर आपके पास ये डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं तो ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स बनती है। अगर आप लोगरिथम लेते हैं ऑफ यूनिटी टू एनी बेसिस, अगर आप किसी भी बेस को रखते हैं लोग, अगर आप नेचुरल लोग लेते हैं 1 का या अगर आप कॉमन लोग लेते हैं 1 का, तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। आप कोई भी बेस रख लें और अगर आप 1 का लोग लेते हैं तो आंसर आपके पास 0 आएगा। MCQ नंबर 8 रिपीट हो गया है और MCQ नंबर 9 भी रिपीट है। कहता है डैश पॉइंट्स डिटरमिन आ लाइन। कहता है कितने पॉइंट्स हैं जो एक लाइन को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कंसेप्ट बन रहा है चैप्टर नंबर 8 में। आप वहाँ पर ना 2 पॉइंट्स को फाइंड करते थे एक इक्वेशन से, और फिर आप उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते थे और उनको फिर आप एक्सटेंड कर देते थे, तो आपके पास एक लाइन बन जाती थी। तो बेसिकली आपको कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं एक ट्राइंगल को, एक लाइन को फॉर्म करने के लिए। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल, ये रिपीट हुआ है, 180 के बराबर है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। आप बस 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 24 आ जाएगा आपके पास। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट्स का आप लाजमी ख्याल रखा करें। रियल पार्ट ऑफ दिस वन इज़ व्हाट, तो आपने इसका आंसर बताना है, आपने इसका रियल पार्ट बताना है। तो पहले आप इसको सोल्व करते हैं। 2AB आयोटा, देन 2AB आयोटा स्क्वायर। 2AB आयोटा एज इट इज आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर आपके पास किसके बराबर होता है? ये होता है -1 के बराबर। तो -2AB बन जाएगा। और अगर आपने इसका क्या बताना है? रियल पार्ट बताना है। तो ऐसी टर्म जिसमें आयोटा नहीं है वो आपके पास ये टर्म है, तो रियल पार्ट आपके पास -2AB होगा। बी MCQ नंबर 14 भी रिपीट हुआ है। और उसके अलावा अगर आप देखते हैं x = 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। अगर आपने ऐसा MCQ देखना हो तो आपने ना 1 by 1 सब में 0 पुट करें आप x की जगह। अगर आप यहाँ पर x की जगह 0 पुट करते हैं तो 2 > 0 आ जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल।
अगर आप यहाँ पर x0 पुट करते हैं तो आंसर आपके पास आएगा 2 आ जाएगा, 2 लेस देन 0। एक मिनट आपके पास ये दोबारा देखते हैं। x इक्वल टू 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। अगर आप फर्स्ट वाले में 0 पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 2। तो 2 तो बड़ा होता है 0 से, तो ये आपके पास राइट ऑप्शन ये वाला होगा। ये राइट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको देखते हैं ना, अगर आप यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो आंसर आता है 2। 2 लेस देन 0 होता है क्या? 2 0 से छोटा है? द आंसर इज़ नो। तो ये ऑप्शन नहीं है, बल्कि इसकी ऑप्शन ए ट्रू है। अब हम 2015 पे चल रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यू रिपीट है। सेकंड एमसीक्यू में आपसे कहता है रेडिकैंड क्या है। रेडिकल नहीं पूछ रहा आपसे, ना इंडेक्स पूछ रहा है ना और कुछ भी नहीं पूछ रहा, बस देख रहा है कि आपके पास बेस में क्या लिखा हुआ है। बेस में 35 है, तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं रेडिकल फॉर्म में हम इसको कहते हैं रेडिकैंड। जो नीचे नंबर लिखा होता है इसे कहते हैं रेडिकैंड। अगर आप 1 का लॉग लेंगे तो आंसर 0 आएगा। नेचुरल लॉग लेंगे या कॉमन लॉग, ये भी एमसीक्यू रिपीट है और ये भी एमसीक्यू रिपीट है। उसके अलावा 6 भी रिपीट है। इफ़ x इज़ नो लॉन्गर दैन 10, अगर x जो है वो 10 से बड़ा नहीं है, ठीक है। अगर x 10 से बड़ा नहीं है तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो 10 के बराबर होगा या वो 10 से छोटा होगा। तो छोटे का मतलब है लेस देन, बराबर का मतलब है इक्वल। तो हम लिखेंगे x लेस देन इक्वल टू 10। द राइट ऑप्शन इज़ बी। अब देखें फर्स्ट जो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट है वो पॉजिटिव है, +2 लिखा हुआ है, और जो सेकंड है वो माइनस में आ रहा है। तो आप देखें ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट था जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया एमसीक्यू, जिसमें जो पहली वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है और दूसरी वैल्यू आपके पास नेगेटिव आती है। द आंसर इज़ 4th क्वाड्रेंट। आप इसका अगर मिड पॉइंट निकालते हैं तो आपके पास आंसर 1 आएगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। 2 + 0 2 आएगा। 2/2 1, 2/2 1, तो 1 इसका आंसर बन जाएगा। और ये जो आपके पास सिंबल है ये यूज़ करते हैं परपेंडिकुलर के लिए। अगर आपके पास 2 लाइंस परपेंडिकुलर है, एक लाइन आपके पास अगर ए बी है, एक लाइन आपके पास अगर सी डी है, ये अगर परपेंडिकुलर है तो हम इसको शो करते हैं इस साइन से। अगर ये आपके पास ए बी था और अगर आपके पास ये लाइन सी डी है, ठीक है, अगर ये आपके पास अगर ये परपेंडिकुलर है, दोनों में अगर एंगल 90 डिग्री का है तो हम इनको परपेंडिकुलर कहेंगे और परपेंडिकुलर के साइन को आप इस तरह शो करते हैं। ऑल राइट, आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं कि आप देखें जो 90 डिग्री का एंगल बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है कि आपके पास यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जस्ट अगर आप ये इस सिंबल को हटाते हैं 90 डिग्री वाले सिंबल को, तो ये सिंबल अगर आप छोटा करते हैं तो आपके पास ये सिंबल परपेंडिकुलर का साफ नज़र आता है। मीडियन ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। मैंने कहा था मीडियंस हों या एल्टीट्यूड्स होंगे या एंगल बाइसेक्टर्स होंगे या राइट बाइसेक्टर्स होंगे, ये चारों क्या होते हैं? कॉन्करेंट होते हैं। ये तीनों चारों जो होते हैं हमारे पास एक पॉइंट पे मीट करते हैं। अगर आप एक ट्राइंगल में तीनों एंगल बाइसेक्टर्स को ड्रा करते हैं तो वो भी एक पॉइंट पे मीट करते हैं। तीनों मीडियंस भी एक पॉइंट पे मीट करते हैं। तीनों राइट बाइसेक्टर्स भी, तीनों एल्टीट्यूड्स भी एक पॉइंट पे मीट करते हैं। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 17 की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी हैं, आप इनको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे कहता है कि द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर आल्सो कॉन्करेंट। कॉन्करेंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। जो कॉन्करेंट ट्राइंगल्स होती हैं ना, उनकी जो मेजरमेंट होती है, उनकी मेजरमेंट में जो एंगल्स होते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं, वो सेम होते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में भी एंगल सेम होते हैं, डन। तो इस एंगल्स वाली बात तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में जो साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं, सेम मेजरमेंट की होती हैं। सिमिलर ट्राइंगल में जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। तो अगर साइड सेम होंगी तो वो प्रोपोर्शनल भी होंगी। तो इसका मतलब सारी जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होती हैं वो हमारे पास सिमिलर भी होती हैं, ठीक है। लेकिन सारी सिमिलर ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। लाइक अगर आप देखो ना, ये 2 ट्राइंगल्स को देखते हैं तो ये 2 ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट है, और अगर आप ये थर्ड वन को देखते हैं ना तो थर्ड वन कॉन्ग्रुएंट नहीं है बल्कि सिमिलर है, ठीक है। जैसे आपके पास आपकी पिक्स होती हैं, एक स्मॉल साइज़ की होती है और एक बिग साइज़ की होती है, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी साइज़ की होती है। ये दोनों पिक्स तो बिल्कुल सेम होती है लेकिन इनके साइज़ में इशू आता है, ठीक है। एंगल्स तो इसमें बिल्कुल सेम होते हैं लेकिन जो साइड्स होती हैं वो थोड़ी सी हम बड़ी कर देते हैं, तो ये साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर दोनों पिक्स सेम आ रही हैं तो ये 2 पिक्स जो होंगी, ये वाली और ये वाली, ये कॉन्ग्रुएंट होगी, लेकिन ये बड़ी वाली पिक और ये जो छोटी वाली पिक है ये सिमिलर होंगी, ठीक है।
अगर आपके पास चीज़ बिल्कुल सेम है तो इसको आप कॉन्ग्रुएंट कहते हो। अगर चीज़ के जो सिमेट्री है, जो एंगल्स हैं, जो मेजरमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो साइड्स हैं उनको थोड़ा सा आपने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दिया साइड्स को, तो आपके पास सिमिलर ट्राइंगल्स बन जाती हैं या सिमिलर आपके पास फिगर्स बन जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर MCQ है, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स और कॉन्ग्रुएंट triangles are similar dash congruent triangles can be made by joining the midpoint of the side of the triangle. 4 congruent triangles can be made by joining the midpoint of the sides of the triangle. ये अजीब सा MCQ आ गया है। आपके पास एक ट्राइंगल है, आप इसके मिड पॉइंट ड्रॉ करते हैं। एक ये मिड पॉइंट है, एक ये मिड पॉइंट है और एक ये मिड पॉइंट है। अगर आप जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, अगर आप इनके मिड पॉइंट्स को जॉइन करते हैं तो आपके पास कितनी ट्राइंगल्स बनती है। तो आप देखें, आपके पास एक ट्राइंगल ये बन रही है, एक ट्राइंगल आपके पास ये बन रही है, एक ट्राइंगल आपके पास ये बन रही है और एक ट्राइंगल आपके पास ये बन रही है। तो आपके पास 4 ट्राइंगल्स बन रही है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग MCQ। ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा था MCQ को, काफ़ी अच्छा MCQ बना हुआ है। द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल कट ईच अदर 2:1, ये भी रिपीट हो गया है। लोगरिथम ये भी रिपीट है और ये भी रिपीट है। सेकंड वन, थर्ड वन आपके पास ये न्यू MCQ है, 1/a - b माइनस 1/a + b, 1/a - b माइनस 1/a + b। आप यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम a - b इंटू a + b होगा और a - b से कैंसिल आउट होगा तो a + b आएगा। देन माइनस का साइन और a + b, जब a + b से कैंसिल आउट होगा तो a - b आ जाएगा आपके पास। आप ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, a + b, ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो साइन चेंज, -a + b डिवाइडेड बाय a² - b² बन जाएगा आपके पास। नीचे a + b, a - b था ना, तो a से कैंसिल आउट, b + b 2b, तो ये 2b/a² - b² आपके पास राइट ऑप्शन बनती है। MCQ नंबर 4 भी रिपीट है और MCQ नंबर 5 भी रिपीट है। इसका मतलब है कि MCQ रिपीट होते हैं तो हमें पास्ट पेपर्स भी देखने चाहिए। तो दैट्स एन इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज फॉर यू। MCQ नंबर 6 भी रिपीट है और ये जो E की वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली 2.718 है। और अगर आप log E फाइंड करते हैं, ठीक है, log 2.718 फाइंड करते हैं कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। अब देखें इस MCQ में दोनों जो वैल्यूज़ हैं दोनों नेगेटिव हैं और मैंने आपसे कहा था अगर आपके पास दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी तो जो आपके पास क्वाड्रेंट होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट होता है। आप इसका मिड पॉइंट लेंगे तो 0 0 आएगा। हाउ मैनी एंड पॉइंट्स हैज़ आ रे। अगर आप एक रे की बात करते हैं तो ये एक एरो की तरह होता है, एक तीर की तरह होता है, जो कि एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और जो दूसरा पॉइंट होता है वो होता है, इसका दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता। ये यहाँ से इस डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ये चीज़ यहाँ से कंटिन्यूसली चलती रहेगी, कहीं स्टॉप नहीं करेगी। तो इस साइड पे इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो इसका बस एक स्टार्टिंग पॉइंट ही था, यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो आप कहेंगे रे का सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है। इन पैरेललोग्राम कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स आर, इसमें कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड्स, और जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आपको याद होगा कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं ये कॉन्ग्रुएंट होती हैं, और इसके अलावा जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, जो एंगल यहाँ पर बन रहा है और जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ये भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और जो एंगल यहाँ बन रहा है और जो एंगल यहाँ बन रहा है, मतलब कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। नेक्स्ट आपसे कहता है द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, सेम MCQ रिपीट हुआ है। और सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑफ द सेम शेप बट डैश इन साइजेस, सेम साइज़ भी हो सकता है और डिफरेंट साइज़ भी हो सकता है। अगर सेम साइज़ होगा तो अगर दोनों शेप्स का सेम साइज़ होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट
शेप्स हो जाएंगी। अगर डिफरेंट साइज़ होगा तो वो फिर सिमिलर ही होंगी। तो दोनों केसेस में वो सिमिलर ही रहेंगी, क्योंकि अगर कॉन्ग्रुएंट है तब भी सिमिलर है, और अगर साइज़ को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, तो शेप बिल्कुल सेम रहेगी, बस हम उसकी साइड्स को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो दोनों केसेस में आपके पास ए और बी दोनों ऑप्शन ठीक होंगे। इसकी साइड्स को हम डिफरेंट भी कर सकते हैं, और बस मेजरमेंट जो है वो एंगल्स की सेम होनी चाहिए। साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं इसमें। अच्छा, ये आपके पास रेक्टेंगल का फॉर्मूला है कि आप एरिया निकालते हैं, ए लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर देते हैं आप, दैट्स इट। एल्टीट्यूड आपके पास क्या है, द डैश एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कितने इसके एल्टीट्यूड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो आंसर इज़ 2, क्योंकि अगर आपके पास दो साइड्स की अगर आप बात करते हैं तो दो साइड्स इसमें कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है। दिस वन इज़ योर फर्स्ट साइड, दिस वन इज़ योर सेकंड साइड। अगर आपके पास दो साइड सेम है तो इन साइड्स पे बनने वाले जो आपके पास एल्टीट्यूड्स होंगे वो भी क्या होंगे, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं और सिमिलरली अगर आप यहाँ पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों एल्टीट्यूड क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। आप इस एमसीक्यू को वेरीफाई कर लीजिएगा। मुझे द डैश, अच्छा कॉन्ग्रुएंट का पूछता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि जो एल्टीट्यूड है बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम होंगे। अगर आप मतलब कि इस शेप को अगर आप फ्लिप करते हैं, मतलब कि थोड़ा सा घुमा देते हैं, ठीक है, अगर आप इसको ए बी का नाम देते हैं, अगर आप लेट्स सपोज इसको ए बी का नाम देते हैं, और अगर आप इसको फ्लिप करेंगे तो ये बी ए बन जाएगा, बी ए बन जाए, और फिगर देखें आपको बिल्कुल सेम ही लगे, कोई फ़र्क ही ना लगे। तो इसका मतलब है कि एल्टीट्यूड्स को अगर हम फ्लिप भी कर दें तो एल्टीट्यूड्स तो चेंज भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही फिगर लग रही है। तो इसका मतलब है ये जो एल्टीट्यूड्स हैं बिल्कुल सेम है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, तीसरी साइड डिफरेंट है तो जो एल्टीट्यूड है वो डिफरेंट बन रहा है। यहाँ पर आपके पास ये एमसीक्यू रिपीट है, फर्स्ट वन, सेकंड वन रिपीट है, थर्ड वन रिपीट है, फोर्थ वन रिपीट है, फिफ्थ वन भी रिपीट है, और सिक्स्थ वन को अगर आप देखते हैं, आप यहाँ पर इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं तो x रेज़ टू पावर 4 प्लस 64 था। तो अब आप यहाँ पर देखते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं, और देन आप इसको करते हैं 8 का स्क्वायर। अब आपके पास बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a आपके पास x स्क्वायर है, b आपके पास 8 है, तो 2 8 ज़ा 16 एक्स स्क्वायर बनता है, 2 8 ज़ा 16। तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या बनती है, 16 एक्स स्क्वायर। आपको 16 एक्स स्क्वायर की ज़रूरत थी, तो आप 16 एक्स स्क्वायर को इसमें क्या करते हैं, आप ऐड करते हैं, फिर आपके पास जो स्क्वायर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसका आपने राइट ऑप्शन देखना है, तो राइट ऑप्शन निकालने के लिए आप इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करें। अगर आप यहाँ पर -5 को पुट करते हैं तो -2 जो है वो छोटा होता है -5 से, नहीं, -2 जो होता है वो बड़ा होता है -5 से, तो पहली पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पर। दूसरा आप देखते हैं कि अगर आप 3 पुट करते हैं तो 3 छोटा है 3/2 से, तो 3/2 का बेसिकली मतलब है 1.5, तो 3 तो बड़ा होता है 1.5 से, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट आप देखते हैं 3/2 को, क्या 3/2 एक नंबर अपने से ही छोटा हो सकता है? द आंसर इज़ नो। एक नंबर अपने आप से बराबर होगा, अपने आप के बराबर होगा। तो लास्ट ऑप्शन आपके पास जो बचता है वो 0 है। अगर आप 0 को देखते हैं तो जो -2 है वो 0 से छोटा है, क्योंकि अगर आप रियल लाइन पे देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास अगर 0 है तो यहाँ करके -2 आएगा, और यहाँ करके कहीं आपके पास 1.5 आ रहा होगा। तो 0 इन दो नंबर्स के दरमियान में लाई करता है, तो आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा वो 0 ही होगा। विच ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई द इक्वेशन। आप यहाँ पर ना डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स को पुट करके चेक करते हैं। लाइक अगर आप पहली वैल्यू को देखते हैं, पहली वैल्यू किसकी होती है, x की, और जो दूसरी वैल्यू होती है, दूसरी वैल्यू आपके पास y की वैल्यू होती है। तो आपने यहाँ पर y की जगह आपने पहली वैल्यू x की होती तो आपने x की जगह यहाँ 2 पुट कर दिया, तो 2 2 आपके पास क्या बनेगा, 4 बन जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेकंड वैल्यू को देखते हैं तो सेकंड वैल्यू आपके पास किसकी होती है, y की होती है। तो यहाँ पर आप y की जगह क्या पुट कर रहे हैं, आप 2 पुट कर रहे हैं। y की जगह आपने जब 2 पुट कर दिया तो 2 2 4,
ये तो 2 4 के बराबर दे रहा है, इसका मतलब ये आपके पास राइट ऑप्शन नहीं है। तो देन आप देखते हैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर x की जगह हमने पहली वैल्यू x की होती है, तो हमने यहाँ पर x की जगह 1 पुट करना था। ठीक है, पहली वैल्यू x की होती है तो आपने x की जगह यहाँ 1 पुट करना था। और y की वैल्यू आपके पास 2 है, सेकंड वैल्यू आपके पास y की होती है, तो आपने y की जगह यहाँ पर y की जगह आपने 2 पुट करना था, तो आपने 2 पुट कर दिया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 के इक्वल आ गया, इसका मतलब जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो 1,2 है। अगर आप यहाँ पर अगर आप किसी ऑर्डर पेयर को देखते हैं तो ऑर्डर पेयर में जो आपके पास पहली वैल्यू होती है वो x की होती है, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होती है। MCQ नंबर 9 भी रिपीट है, MCQ नंबर 10 रिपीट है, और 11 भी रिपीट है, 12 भी रिपीट है, 13 रिपीट है। 14 में आपसे कहता है ट्राइंगुलर रीजन इज़ द यूनियन ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स इंटीरियर, ये आपके पास डेफिनेशन है। 15 भी रिपीट है। तो 2016 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 रिपीट हैं। और देन हम देखते हैं कि अगर आप किसी नंबर का मोड लेते हैं ना तो कभी भी आंसर नेगेटिव में नहीं आता। ठीक है, मोड क्या करता है कि किसी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, लेकिन लाइक अगर आपके पास -5 है तो अगर आप इसका मोड लेंगे तो आंसर +5 होगा। ठीक है, अगर आपके पास नंबर +5 है, इसका अगर आप मोड लेंगे तब भी आंसर प्लस में ही देगा। तो इस केस में आपसे कहता है आपके पास कोई वैल्यू है और उसका जो आंसर है वो नेगेटिव में आ गया, तो मोड की तो ये प्रॉपर्टी है नहीं। मोड की प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी वैल्यू आ जाए ये उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में देता है। MCQ नंबर 6 नहायत आसान है। आप देखें HCF में होता क्या है कि जो आपके पास कॉमन पार्ट होता है आप जस्ट उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉमन फैक्टर्स को, तो वो आपका HCF होता है। जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास x-2 आ जाएगा। x-2 यहाँ पर भी है तो राइट ऑप्शन x-2 ही बनेगा। MCQ नंबर 7 रिपीट है, 8 भी रिपीट है, 9 रिपीट है, और 10 रिपीट है, 11 रिपीट है, और 12 रिपीट है, 13 रिपीट है, 14, 15। ये बॉयज़ तो ये तो जो स्टूडेंट्स थे बहुत लकी रहे होंगे। फर्स्ट रिपीट है, रिपीट नहीं है, लास्ट टाइम हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 था आई गेस। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर यहाँ पर वैल्यूज़ सेम है, यहाँ पर वैल्यूज़ अगर सेम है तो ये स्केलर होगा। यहाँ पर अगर वैल्यूज़ 1 1 होंगी तो ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स होगा, और अगर यहाँ पर 0 0 होगा तो ये आपके पास नल मैट्रिक्स बन जाएगी। तो सिंपल MCQ है। अब नेक्स्ट आपके पास ये एक MCQ है, आपसे कहता है 4 रेज़ टू पावर 2/3। आपने एक सिंपल सा काम करना है, जो ऊपर और नंबर लिखा होगा ना 2, आपने इसको ऊपर रहने देना, आपने इसको अंदर रहने देना, आपने इसको बाहर नहीं भेजना। और नीचे देखें डिवाइड में आपके पास 3 पड़ा हुआ था, तो आपने 3 को जैसे ही आप इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 3 आपके पास यहाँ बाहर आ जाएगा। ठीक है, जो नंबर नीचे होगा उसको आपने बाहर रख देना है, तो ये आपके पास सिंपल फॉर्म में आंसर आ जाएगा। जो नंबर ऊपर होगा उसे आपने ऊपर रहने देना है, और जो नंबर नीचे होगा उसे आपने बाहर रेडिकल में आपने उसको ऑर्डर कंसीडर कर लेना है, तो वो आपका ऑर्डर होगा। लोग ई निकालते हैं तो ये आपके पास ये आंसर आ जाता है। ई की वैल्यू आपने लास्ट टाइम याद की थी 2.7 समथिंग थी, तो इसका आंसर 0.4343 बनता है। 4 रिपीट है। उसके अलावा आपसे कहता है स्क्वायर रूट निकालें, तो स्क्वायर रूट का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं a² -2a + 1 का, तो ये चीज़ आपके पास बनेगी a का स्क्वायर, यहाँ से 1 को लिख सकते हैं आप 1 का स्क्वायर, और ये बनेगा -2 इंटू, यहाँ 2 ब्रैकेट्स लगाते हैं आप। पहली ब्रैकेट में आप क्या लिखते हैं जो यहाँ पहली ब्रैकेट के अंदर था a, दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखते हैं जो यहाँ दूसरी ब्रैकेट के अंदर था 2 इंटू a इंटू 1, आपके पास 2a ही बन जाता है। इसका मतलब ये राइट फैक्टराइजेशन है इसकी, तो a -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास इसका स्क्वायर रूट है। जब स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा तो आपके पास जो फाइनल आंसर होगा वो प्लस माइनस की फॉर्म में आएगा। बच्चे प्लस माइनस को भूल जाते हैं और जस्ट a-1 को टिक कर देते हैं, जो कि रॉन्ग ऑप्शन बन जाता है। तो a-1 आएगा, साथ आपके पास प्लस माइनस का साइन भी यूज़ होगा। आपने नेक्स्ट निकालना है HCF निकालना है, तो आप इन दोनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन करते हैं, तो देन उसके बाद आपके पास आंसर जो होता है वो x-3 बनता है। x² - 5x + 6 है, x² - 5x + 6 है, तो आप इसको जो ब्रेक करेंगे तो x² - 3x - 2x + 6, यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो x - 3
यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस थ्री कॉमन आएगा और यहाँ से x -2 कॉमन आएगा। सिमिलरली जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन था वो था यहाँ पर x² -5x + 6, बल्कि x² - x -6 था। तो अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो x² -3x + 2x कर दें। अगर आप इसको x कॉमन आएगा, x -3 + 2 x -3, यहाँ से x -3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से x + 2। तो आप देखेंगे दोनों में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है वो x -3 जो है वो दोनों के पास आ रहा है। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो x -3 ही होगा। x इज़ नो लॉन्गर देन 10, ये भी रिपीट हो गया। x 10 से बड़ा नहीं है तो छोटा होगा या बराबर होगा। ये भी नेक्स्ट MCQ भी आपके पास रिपीट है, फिर रिपीट हो रहा है और रिपीट। अच्छा, द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ एन एक्यूट ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर। जो राइट बाइसेक्टर्स होते हैं ये MCQ आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग MCQ। अगर आप इसको ज्योमेट्री यूज़ करके अगर आप इसको प्लॉट करते हैं तो देन आपको रियलाइज़ होता है कि जो आपके पास राइट बाइसेक्टर्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं और जो आपके पास वो पॉइंट होता है वो पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल होता है। ठीक है, एक्यूट के केस में इनसाइड द ट्राइंगल आपके पास वो पॉइंट आ जाता है। अलाइन सेगमेंट हैज़ एग्जैक्टली लाइन सेगमेंट में आपके पास 2 एंड अच्छा मिड पॉइंट की बात कर रहा है तो सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा ना। अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, एक ये एंड पॉइंट, एक ये एंड पॉइंट है, तो इसका सेंट्रल पॉइंट मिड पॉइंट वो सिर्फ एक ही पॉसिबल है। एरिया निकालना है तो आपने स्क्वायर का 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और देन ये भी MCQ रिपीट है 15 वाला। फर्स्ट वन MCQ रिपीट है, सेकंड रिपीट है। और यहाँ पर अगर आप गौर से देखते हैं ना तो ये बहुत इजी MCQ है। z की पावर आप y कर दें, z की पावर आप y कर दें और x को आप दूसरी साइड पर लिख दें। इसको करने का सबसे आसान हल ये होता है कि आप ये जो बेस है ना, बेस को आप लिखें z और जो पावर है वो इस साइड पे जो नंबर होगा जो भी यहाँ पर नज़र आएगा वो आप पावर में लिखते हैं। तो z की पावर y आ जाएगा और यहाँ पर जो नंबर रिमेनिंग होगा जिसका आप लोग ले रहे होंगे उस नंबर को आप इक्वल की दूसरी साइड पे लिखते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री क्या होता है? सबसे मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की सबसे मैक्सिमम पावर। देखो यहाँ पर 4 आ रही है तो 4 इसकी डिग्री होगी। और ये भी MCQ आपके पास, अभी हमने इसको सॉल्व करके चेक किया था, इसकी फैक्टर्स ये बन रहे थे और ये भी रिपीट है। और उसके अलावा x इज़ इक्वल टू 0 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। अगर आप यहाँ पर x की जगह 0 पुट करते हैं तो -2 आता है। -2 छोटा है 0 से, ठीक है, क्योंकि अगर आप रियल लाइन पे देखते हैं यहाँ पर अगर लेट्स सपोज 0 है तो यहाँ पर -2 पीछे होगा, तो -2 तो छोटा है, तो ये राइट ऑप्शन है। 8 रिपीट है, 9 रिपीट है। अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। अगर आप एक लाइन सेगमेंट की बात करते हैं, एक ये पॉइंट है, लेट्स सपोज एक ये पॉइंट है, तो इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये है, इसको आप A का नाम देते हैं, इसको आप B का नाम देते हैं। तो एक लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में हमारे पास ऑपोजिट साइड और ऑपोजिट एंगल्स वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बाइसेक्शन का मतलब डिवाइड होता है 2 इक्वल पार्ट्स में। सिमिलरिटी का जो आपके पास सिंबल होता है, सिमिलर ट्राइंगल्स में आप ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं और ये कॉन्ग्रुएंट के लिए है, ये परपेंडिकुलर के लिए है और इसका मतलब कोरस्पोंडेंस होता है। तो ये सिंबल आप लाजमी याद कर लें, ठीक है। ये भी MCQ में आता है, ये भी MCQ में और ये भी MCQ में, इसको भी आप देख लें कोरस्पोंडेंस। और डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ये भी सेम रिपीट हुआ है। और 2 साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट होगी एक ट्राइंगल में तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनती है। अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं 2018 ओके। इसमें आपके पास कहता है कि आप इसका HCF फाइंड करें, HCF ऑफ a³ + b³ a² - ab + b² का। और अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो इसमें आपको ये फैक्टर भी नज़र आएगा, आपको नज़र आएगा a + b इंटू दिस वन। तो ये वैल्यू दोनों के पास है तो HCF यही आ जाएगा। ये MCQ रिपीट है। उसके अलावा मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं, मीडियंस इस रेशो से कट करता है। और उसके अलावा जो बाइसेक्टर्स होते हैं ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है।
तो आप एक सिंपल काम करें, ये प्लस की वैल्यू वहाँ जाकर ये माइनस मैट्रिक्स हो जाएगी। आप लिखें 1001 1001 माइनस सेकेंड मैट्रिक्स आपके पास थी यहाँ पर, ये जो वहाँ जाकर माइनस होगी, -1 -2 -1 -2 0 -1, और देन फिर आप इसको सोल्व करते हैं तो आप देखेंगे 1 0 0 1, आप एज इट इज़ लिख लें। अब आप देखें इस मैट्रिक्स से पहले जो साइन है वो माइनस का है। अगर मैट्रिक्स से पहले साइन माइनस का है तो इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का साइन चेंज करके आप लिख देंगे। ये -1 था तो आप +1 लिख देंगे, ये -2 था तो आप इसको +2 लिख देंगे, 0 को आप एज इट इज़ लिख दें +0 या -0 नो इशू, -1 को आप +1 लिख देंगे, तो 2202 बन जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, 2202 आपके पास इसका राइट ऑप्शन होगा, 2202। नेक्स्ट आपके पास ये MCQ है, log p माइनस log q के बराबर होगा। ऊपर p है तो log p माइनस log q के बराबर होगा। MCQ सोल्व करते वक्त आपने नहायत आसानी से, बड़ी एहतियात से, रिलैक्स होकर आप काम कीजिएगा, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। आप जो प्रैक्टिस है मैक्सिमम कर लें, यही MCQ इंशाल्लाह आपके बोर्ड में आ जाएंगे। तो रिलैक्स होकर इनको आप समझ लें तो इंशाल्लाह आपके 15 मार्क्स आ जाएंगे। और जल्दबाजी में आपने गलत MCQ नहीं मार्क कर देने, आराम से तसल्ली से देखिएगा। मिड पॉइंट निकालना है, रिपीट MCQ है, कॉन्ग्रुएंट के लिए ये सिंबल यूज़ होता है, अरेक हैज़ ओनली वन, और ये भी रिपीट हो गया है। और ये आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके पास क्या है, ये एक चैप्टर नंबर 16 में जो आपके पास थ्योरम है, ये उसकी स्टेटमेंट है, तो ये इक्वल होता है बेसिकली आपके पास। ये भी MCQ रिपीट है, ये भी MCQ रिपीट है। तो फर्स्ट MCQ रिपीट है, सेकंड रिपीट है, थर्ड रिपीट है, फोर्थ रिपीट। और आपसे कहता है एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। वाओ, कैसे? अगर आपके पास एक रियल नंबर लेट्स सपोज आपके पास 2 लिखा हुआ है, तो 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 + 0 आयोटा। तो आप देखेंगे इसमें रियल पार्ट भी आ गया और आपके पास इमेजिनरी पार्ट भी आ गया। तो हर रियल नंबर को आप कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसका मतलब हर रियल नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर भी होता है। ये आपके पास फर्स्ट MCQ आ गया है, a - b a - k√b के, और बाइसेक्शन का मतलब 2 पार्ट्स में 1, और इसका आपसे कहता है कि ट्रांसपोज लें और फिर इसका ऑर्डर बताएं। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो बनेगा 2 1 0 1 और 3 2। तो अगर आप इसमें देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस आपके पास 2 हैं, वर्टिकल लाइंस आपके पास 3 हैं, तो 2/3 आंसर आएगा। पहली वैल्यू आपके पास प्लस में है, दूसरी वैल्यू आपके पास माइनस में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। नोटेशन आपने पैरेलल के लिए जो ये नोटेशन यूज़ करते हैं, देखिए ना, अगर आपके पास 2 लाइंस पैरेलल हैं तो ये बिल्कुल साथ साथ होती हैं, तो इसको भी आप इस तरह देख लें कि बिल्कुल सेम, मतलब कि सेम डायरेक्शन को शो कर रहा होता है कि दोनों एक रास्ते पे जा रहे हैं। तो पैरेलल को आप इस तरह सिंबल से याद रख लें। राइट बाइसेक्टर सेम रिपीट हुआ MCQ, और यहाँ पर आपने इस MCQ को देखना है। आपसे कहता है x² + 4x + m। आप यहाँ पर m की ऐसी क्या वैल्यू पुट करेंगे? तो सिंपल आप देखें, ये बहुत ईजी MCQ है। x² + 2 × x इंटू, अब यहाँ पर ऐसा क्या रखेंगे आंसर 4x आ जाए। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 4 आए? द आंसर इज़ 2। तो यहाँ पर आप यहाँ पर a² + 2ab + b का स्क्वायर, जो यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट के अंदर होता है वो आपके पास b होता है, तो आपको यहाँ पर b का स्क्वायर चाहिए। तो b का स्क्वायर आपके पास क्या होगा? 2 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा? वो 4 होगा। और नेक्स्ट आपके पास जो MCQ नंबर 15 है वो रिपीट हो गया है। और अगर आप 2019 की बात करते हैं, फर्स्ट MCQ रिपीट है और सेकंड रिपीट है। 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट नो पॉइंट। अगर आप देखो ना, एक लाइन आपके पास ये है, दूसरी लाइन ये पैरेलल है, तो बेसिकली ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो कभी भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई भी अगर आप पॉइंट को देखते हैं, चलते जाते हैं, तो हमेशा इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो सेम रहेगा। जब इनके दरमियान डिस्टेंस ही सेम रहेगा तो कभी भी एक पॉइंट पे ये नहीं मिल सकेंगे। नेक्स्ट आपके पास है द डायगोनल्स ऑफ बाइसेक्ट करते हैं, ये भी MCQ रिपीट है। और उसके बाद x = 0, ये इसका सोल्यूशन है, रिपीट है। और बाइसेक्टर ऑफ एंगल
इक्विडिस्टेंट, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। अगर आप एंगल की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं तो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आप लेट्स सपोज कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ, ये इस पॉइंट का इस आर्म से फासला और इस आर्म से फासला क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यू भी आपके पास जो है वो रिपीट है और रेशो ये भी रिपीट है, रिपीट 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 रिपीट। और इसका अगर आप कॉन्जुगेट देंगे तो आप कॉन्जुगेट में आप क्या करते हैं, जो अयोटा वाली टर्म है आप उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो ये माइनस बनेगा, -4 अयोटा बन जाएगा, तो ये आपके पास कॉन्जुगेट आ जाता है। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर, यहाँ पर आपने अगर आप कॉन्ग्रुएंट का ऑप्शन होता तो आप यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट का ऑप्शन लगाते, यहाँ इक्वल का ऑप्शन था तो आपने सिर्फ इक्वल लगा दिया। 2019 का अब पार्ट 2 है, ये आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि आपके पास जो आइडिया था मैट्रिसेस का किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो ये आर्थर कैले ने करवाया था। उसके अलावा ये जो रेडिकल होता है, अगर आप देखें ना, आप छोटे छोटे पढ़ते आए हैं √2 या √3 या √4, यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं होता था आपके पास, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होता था। तो ये कन्वेंशनल होता है कि जब जो रेडिकल होता है वो स्टार्ट ही यहाँ से स्क्वायर रूट से होता है, तो हम इसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं ना। अगर आप इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 1/2। तो हमें याद है यहाँ अगर 1/2 है तो 2 यहाँ पर इस तरह चले जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 होता तो है लेकिन स्टार्ट ही यहीं से होते हैं, कन्वेंशनल होते हैं। अंडरस्टूड होता है कि यहाँ अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो यहाँ 2 होता है, तो हम लिखना ना लिखने से कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होती। तो बेसिकली यहाँ पर 2 होता है, ठीक है। तो बगैर 2 के लिखते हैं तो भी बात सेम होती है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास ये एमसीक्यू है, ये एक फार्मूला है, आप इसको याद रख लें। नेक्स्ट आपके पास ये एमसीक्यू 4 रिपीट है 5, और एमसीक्यू नंबर 6 में आपसे क्या कहता है कि आप एक बात याद रखें, अगर आपके पास एक पोलिनोमियल px है, एक पोलिनोमियल qx है, इन दो को मल्टीप्लाई कर लें और आप एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दें, तो इन दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो अगर आपके पास एचसीएफ नहीं है तो आप एक सिंपल काम कर सकते हैं, आप इस साइड पे एचसीएफ रखें और एलसीएम को यहाँ इस साइड पे आप डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास ये राइट ऑप्शन बन जाएगी। द सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी का सिंबल आपके पास ये होता है, और कार्टेशियन प्लेन आपके पास क्या होता है, आपके पास इस तरह होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, हमारे पास 4 हिस्से होते हैं उसके। और ये एमसीक्यू रिपीट है 9, 10 वाला भी आपके पास रिपीट है, ओके। 11 भी रिपीट है। बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द एंगल इनटू इक्वल पार्ट। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है कि अच्छा, अरे इज कॉल्ड अ बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इफ इट डिवाइड्स द एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो ये भी सेम एमसीक्यू है, कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। कहता अरे इज कॉल्ड अ बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इफ इट डिवाइड्स द एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट नहीं बल्कि एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर आएगा, यहाँ से वो मिस राइटिंग हो गई होगी। तो आपसे यही कह रहा है कि अगर आपके पास एक रे की बात करते हैं तो रे क्या करती है, रे आपके पास एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियो रिपीट है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव सेम एरिया रिपीट है। ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड आइसोसेलेस से भी रिपीट है। 2021 की बात करते हैं तो फर्स्ट एमसीक्यू रिपीट, सेकंड रिपीट है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कैन बी मेड बाय जॉइनिंग, ये भी रिपीट है। आपने इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट में आप डायगोनल एलिमेंट्स के साइन जगह चेंज कर देते हैं, इनको आप रिप्लेस कर देते हैं। -1 ऊपर चले जाएगा और 1 जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो आपके पास 2 0 है, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं नॉन डायगोनल, इनके आप साइन चेंज कर देते हैं, तो ये आपके पास राइट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू रिपीट, और ये आपके पास सिंपल फार्मूला है, a⁴x = n है।
तो ये बेसिकली इसके बराबर होता है x इक्वल टू log a n के। नेक्स्ट भी आपके पास रिपीट है, रिपीट और रिपीट 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 एंड रिपीट। अभी तक आपके पास जो MCQ हैं वो फोर्थ वाले पे चले गए हैं, अभी तक रिपीट है। अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है और यहाँ पर अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर अगर आप कोई भी पॉइंट ले लेते हैं तो उस पॉइंट का यहाँ से फासला और इस एंड पॉइंट से फासला क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो अगर बिल्कुल सेम होगा तो इस रेड वाली लाइन को हम नाम देंगे राइट बाइसेक्टर का। भी MCQ रिपीट है और ये भी रिपीट 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 है। और ये MCQ ज़रा इंटरेस्टिंग है, आपसे कहता है फैक्टर्स ऑफ a रेज़ टू पावर 4 माइनस 4 b रेज़ टू पावर 4। तो आप इसको स्केयर की फॉर्म में लिखें, a स्केयर का होल स्केयर माइनस 2b स्केयर का होल स्केयर, a स्केयर माइनस b स्केयर जो कि बराबर होगा a प्लस b और a माइनस b। तो ये आपके पास राइट ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट MCQ आपके पास रिपीट है, उससे नेक्स्ट भी रिपीट है और आप नेक्स्ट भी रिपीट है रिपीट। देन आप 2022 पर चले जाते हैं। ये आपके पास फर्स्ट MCQ है, ये आपके पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, सिंबल है। अप्रोक्सीमेटली के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो ये वाला यूज़ करते हैं। और ट्राइंगुलर रीजन मीन्स द डैश ऑफ, ये आपके पास डेफिनेशन है, रिपीट है। इन शेप कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं, सेम होती हैं। ये भी रिपीट MCQ है, लास्ट टाइम यहाँ पर हाँ बिल्कुल सेम है ये भी। और इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर, ये भी रिपीट है, रिपीट 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 रिपीट। और देन आप इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। आप -1 + 2 करते हैं डिवाइडेड बाय 2, कोमा 1 + 5 करते हैं डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। 2 में से 1 निकालें 1, 1/2 और 6/2, ये आपके पास 0.5 आएगा और यहाँ पर आपके पास ये 3 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 लिख लें या आप इसको 0.5 लिख लें, तो राइट ऑप्शन आपके पास डी होगा। इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियो इसका प्रोपोर्शन, ये भी रिपीट है। नेक्स्ट रिपीट रिपीट और देन आपके पास ये भी रिपीट और रिपीट रिपीट। द लोगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ। अगर आप ये MCQ रिपीट नहीं है, आपसे कहता है अगर आप लोग लेते हैं, ठीक है, अगर इसकी बेस 10 है तो ये कॉमन लोग है, कॉमन लोग में अगर आप 10 का ही लोग लेते हैं तो आंसर 1 आएगा। और अगर आप नेचुरल लोग की बात करते हैं जिसकी बेस E होती है और अगर आप E का ही लोग लेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 1 आंसर आएगा। ओके, रिपीट रिपीट। और इसका मतलब है कि अगर आप ये पास्ट पेपर वाले MCQ कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो आपके MCQ हैं वो ऑलमोस्ट वो आपके डन हो जाते हैं। तो ये आपके पास एक गुड प्रोबेबिलिटी है, गुड चांस है कि आपके MCQ मैक्सिमम कवर हो जाएंगे यहाँ से। अ ट्राइंगल देयर कैन बी राइट एंगल, 10 MCQ है, तो एक ये भी रिपीट है। इफ़ 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स डैश फॉर्म इक्वल एडजेसेंट एंगल, द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। इफ़ 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स form equal adjacent angles, the lines are perpendicular। देखो ज़रा, ये 2 लाइंस बाइसेक्ट कर रही हैं, ठीक हो गया। और कहता है आपके पास ना यहाँ पर ना जो एंगल्स बन रहे हैं वो बिल्कुल सेम बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एंगल बन रहा है 90 का, यहाँ पर भी 90 का, यहाँ पर भी 90 का और यहाँ पर भी 90 का। अगर चारों एंगल सेम बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो दो लाइंस थी ये आपस में क्या थी, परपेंडिकुलर थी। ये एक इंटरेस्टिंग MCQ था। इफ़ 2 ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल, इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम में आपके पास ये ऑपोजिट साइड्स ये कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। और देन 13 में आपसे कहता है एनी पॉइंट ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्विडिस्टेंट। ये भी आपके पास ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, रिपीट हुआ है। इक्वालिटी ऑफ 2 रिपीट है। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल।
स्केयर भी होता है, लेकिन जो मोर जनरल आपके पास जो डेफिनेशन बनती है वो रेक्टेंगल की बनती है कि अगर हर एंगल 90 डिग्री का है तो आपके पास जो फिगर बनेगी वो रेक्टेंगल बनती है। तो क्लास इस तरीके से आपने ये पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू और टेक्स्ट बुक के भी इसमें एमसीक्यू आपके कवर हो जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, और आपको एक आइडिया भी हो गया कि किस तरीके से बोर्ड के एमसीक्यू आएंगे। तो आपने आराम से तहम्मुल से इन सब एमसीक्यू को समझने की कोशिश करनी है, और बाकी बोर्ड का जो पेपर है वो बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने दुरूद पाक पढ़ के आराम से तसल्ली से आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप अच्छे नंबर से सुरखरू होंगे। और आपके लिए अच्छी दुआएं हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।